नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संसद के गलियारों में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा है। लोकसभा में टीडीपी की ओर से लाए गए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बात सभी जगह हो रही है। इसको लेकर सत्ता पक्ष, एनडीए और विपक्षी दलों के अपने अपने दावे हैं। वैसे आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मौजूदा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा तो नजर नहीं आता, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है। इसलिए आज हम विशेष में आपको बताएंगे क्या है अविश्वास प्रस्ताव, किन परिस्थितियों में ये लाया जा सकता है, इसे लेकर क्या क्या नियम और प्रावधान हैं और मौजूदा परिस्थिति क्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन ही सरकार के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उसे स्वीकार कर लिया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। सदन में चर्चा के बाद प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही इस प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन में टीडीपी के सांसद श्रीनिवास केसीनेनी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इसके जरिए 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले अपनी एकजुटता दिखाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखाने में लगी हैं, लेकिन अगर संख्या बल के हिसाब से बात करें तो सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आता। सरकार के पास विश्वास मत हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। I seek leave of the House to move the following motion that the House expresses its want of confidence in the Council of Ministers. Thank you, Madam. Yes. May I request those members who are in favor of leave being granted to this motion to rise in their places. Yes. Very good. Yes. So more than 50 members are there. Yes. So the leave is granted. मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले ही दिन कांग्रेस ने भी मोदी सरकार की विफलताओं के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किया और उन्होंने टीडीपी द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मैडम, विपक्ष के कई पार्टियां वो अविश्वास प्रस्ताव मुंह किया है। वो अविश्वास प्रस्ताव आप स्वीकार कर लीजिए। हम तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी को कॉन्फिडेंस है। हाउस में भी 2/3 हम इसको कर लिया है। आई हैव डन इट। आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज के मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में सहयोगी रही टीडीपी ने मार्च में एनडीए का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद से वो लगातार अविश्वास प्रस्ताव की मांग करती रही, जिसका समर्थन कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी कर रही थीं। इससे पहले बजट सत्र के दौरान भी टीडीपी सांसदों ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में अवरोध का हवाला देते हुए इसे मंजूर नहीं किया था। लेकिन मॉनसून सत्र के पहले ही दिन टीडीपी, कांग्रेस, एनसीपी ने जैसे ही फिर से अविश्वास प्रस्ताव दिया तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने टीडीपी के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। इसके बाद उन्होंने चर्चा और वोटिंग का दिन भी तय कर दिया कि सुबह हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हुआ है, लेना है। सो हमने ये तय किया कि समय अलॉट करना, मैंने आपको कहा था कि समय डेट आई विल अनाउंस। आपने मुझे कहा था 10 डेज के अंदर ही करो, वो सब विदिन 10 डेज। यस। तो मैं आज आप सबको ये कहती हूँ कि 20 तारीख को शुक्रवार मॉर्निंग टू इवनिंग फुल डे वी विल हैव डिस्कशन। 1 मिनट, लेट मी फिनिश। डिस्कशन ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसी दिन उस पर वोटिंग वगैरह सब हो गई। और इसके लिए ये महत्वपूर्ण चर्चा है, तो मैंने ये भी डिसाइड किया है
कि उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं होगा, प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं होगा और हम केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन वी विल टेक फ्रॉम 11 for a whole day. So that is on Friday we will take it. On Friday one day only. अगर हम लोकसभा में संख्या बल की बात करें तो 545 सदस्यों वाली लोकसभा में मौजूदा समय में लोकसभा अध्यक्ष समेत 533 सांसद हैं। यानी बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए 266 सांसदों का समर्थन चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को हटाकर बीजेपी के पास अभी 273 सदस्य हैं। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दलों में शिवसेना के 18, एलजेपी के 6, शिरोमणि अकाली दल के 4, आरएलएसपी के 3, जेडीयू के 2, अपना दल के 2 और अन्य के 6 सदस्य हैं। इस तरह सदन में बीजेपी और उसके समर्थक दलों की कुल संख्या 314 है। ऐसे में बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव को गिराने और सरकार बचाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो मौजूदा समय में लोकसभा में सबसे ज्यादा 48 सीटें कांग्रेस के पास हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली टीडीपी के पास महज 16 सीटें हैं, जबकि टीएमसी के पास 34, सीपीएम के पास 9, एनसीपी के पास 7, समाजवादी पार्टी के पास 7, आरजेडी के पास 4 और जेडीएस के पास 1 सदस्य हैं। इसके अलावा एआईएडीएमके के 37, बीजेडी के 19, टीआरएस के 11, आम आदमी पार्टी के 4, वाईएसआर कांग्रेस के 4 और एयूडीएफ के 3 सदस्य हैं। अगर इन्हें मिला भी देते हैं तब भी ये सभी मिलकर 268 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। इस तरह आंकड़ों के आधार पर बात करें तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव का गिरना लगभग तय लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की नियमावली के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी विपक्ष सरकार के प्रति अविश्वास जताकर उसे सदन में बहुमत साबित करने को कह सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होगी, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। प्रस्ताव की प्रकृति इस तरह की है कि इसे विपक्ष का कोई सदस्य ही ला सकता है। संसद के किसी भी दल को अगर ये लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है तो वो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाना किसी भी मेंबर का एक अधिकार है, क्योंकि अविश्वास का मतलब है गवर्नमेंट में जो है अविश्वास, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में अविश्वास। वो तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा में। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जब तक गवर्नमेंट की मेजॉरिटी लोकसभा में है तब तक गवर्नमेंट रह सकती है। जब मेजॉरिटी खो जाती है तो गवर्नमेंट चला जाता है। तो हाउस का एक राइट है गवर्नमेंट को वोट आउट करना, मतलब गवर्नमेंट को निकालना। तो उसका एक मीन्स है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। नियम 198(1) क के तहत स्पीकर के बुलाने पर प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगनी होती है। 198(1) ख के तहत अनुमति मांगने वाले सदस्य को उसी दिन सुबह 10 बजे तक प्रस्ताव की लिखित सूचना महासचिव को देनी होती है। प्रस्ताव की सूचना अगर 10 बजे के बाद आई हो तो उसे अगले दिन दी गई सूचना माना जाएगा। 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना जरूरी है। यदि प्रस्ताव के पक्ष में 50 से कम सांसद खड़े हों तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते। 198(3) के तहत अगर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अनुमति मिलती है तो अध्यक्ष चर्चा के लिए कोई एक या ज्यादा दिन या किसी दिन का एक भाग तय करते हैं। 198(4) के तहत चर्चा के अंतिम दिन अध्यक्ष मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं, जबकि 198(5) के तहत भाषणों की समय सीमा अध्यक्ष को तय करने का अधिकार मिला हुआ है। अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हाउस का है उसमें इसके लिए इसका जो प्रावधान है
उसमें बस यही है कि उनको देना है, नोटिस देना है, और नोटिस देख के तो यहाँ पर बस इसमें ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मोशन है ये स्पीकर एडमिट नहीं करती। बाकी सारी चीज़ें स्पीकर एडमिट करेगी तब हाउस के सामने आएगी, लेकिन ये मोशन ऐसा है जो स्पीकर एडमिट नहीं कर सकती, ये हाउस एडमिट करती है। इसलिए जब स्पीकर को ये मोशन की नोटिस मिलती है तो स्पीकर हाउस में आके अनाउंस करती है कि आई हैव रिसीव्ड ए मोशन, नोटिस ऑफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, और उसमें फिर वो कहती हैं कि दोज इन फेवर ऑफ एडमिटिंग इट, इसके एडमिशन के फेवर में जो है वो खड़े हो जाएं। 50 लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब है हाउस इसको एडमिट करते हैं डिस्कशन के लिए। दूसरी तरफ विश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा की नियमावली में कोई खास उपबंध नहीं दिया गया है, लेकिन विश्वास का प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाता है जिससे वो दिखा सके कि उसे सदन में बहुमत हासिल है। कई मौकों पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सदन में अपना बहुमत साबित करने को भी कह सकते हैं, जिसके लिए सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1952 में हुए पहले संसदीय चुनाव के बाद से केंद्र सरकार के खिलाफ कई बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। कई बार विपक्ष इसके समर्थन में बहुमत जुटा पाने में नाकाम भी रहा, लेकिन संसद में कई बार अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हुआ है। शुरुआत में इसे विपक्ष के प्रतीकात्मक विरोध का एक साधन माना जाता था, जिसका मकसद सरकार की जवाबदेही तय करना होता था, लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर शुरू होने के बाद विपक्ष के इस हथियार का महत्व काफी बढ़ गया है। अविश्वास प्रस्ताव संसदीय परंपरा का अहम हिस्सा है। आमतौर पर विपक्ष हमेशा सरकार के कमजोर होने की उम्मीद लगाए रहता है। जब भी विपक्ष को लगता है कि उसके पास सरकार को मुश्किल में डालने लायक सांसदों का समर्थन है, वो अविश्वास प्रस्ताव ले आता है। इसके समर्थन में वो सदस्य आते हैं जिन्हें सरकार में विश्वास नहीं होता। हालांकि अक्सर विपक्ष सरकार को संख्या बल में मात नहीं दे पाता, मगर दुर्लभ ही सही देश में अविश्वास प्रस्ताव के कई उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। सदन में सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव रखने का रिकॉर्ड सीपीएम नेता ज्योतिर्मय बसु के नाम है। 1999 में सत्ता गंवाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए खुद 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आचार्य जेबी कृपलानी ने पेश किया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अगस्त 1963 में लाया गया ये प्रस्ताव 347 के मुकाबले 62 वोट से गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव की वजह से जाने वाली पहली सरकार मोरारजी देसाई की थी। मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ लोकसभा में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। पहली बार वो बच गए, लेकिन 1979 में दूसरी बार उन्हें अंदाजा हो गया कि वो बहुमत खो चुके हैं। मोरारजी देसाई ने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1979 में ही चौधरी चरण सिंह की सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने की आशंका में चरण सिंह ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हुए लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की वजह से वीपी सिंह की सरकार को जाना पड़ा। 1989 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उनके मंत्री परिषद ने इस्तीफा दे दिया। 1993 में नरसिंह राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन नरसिंह राव सरकार किसी तरह से बच गई। 1997 में कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। संसद में विश्वास मत हासिल न करने के बाद प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। वीपी सिंह के टाइम पर जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें वो हार गए थे वीपी सिंह। लेकिन चरण सिंह के टाइम पर इन्होंने नोटिस तो दिया था, लेकिन उसके पहले ही चरण सिंह ने रिजाइन किया था और हाउस को फेस नहीं कर पाया। वो उसके पहले ही वो मतलब रिजाइन कर चुके थे।
और वाजपेयी जी का तो सबको मालूम है कि वो उसमें हार गई थी गवर्नमेंट, तो 13 दिन वाली जो गवर्नमेंट है हार गई थी। मार्च 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने सदन में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ एक वोट के अंतर से विश्वास मत हासिल करने से चूक गई। अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत नहीं जुटा पाए। मत विभाजन से पहले ही महज 13 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा। 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु डील के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को विश्वास साबित करना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मामूली अंतर से लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संसद के दोनों सदनों में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा सार्वजनिक महत्व के मामलों में बिना देरी किए कई कदम उठाने की व्यवस्था है, जिसके तहत अनेक प्रस्ताव लाना भी शामिल है। इन प्रस्तावों का मतलब सरकार को उसके कामकाज के बारे में आगाह करना होता है। आइए एक नजर डालते हैं संसद में पेश होने वाले दूसरे प्रस्तावों पर भी। लोकसभा के नियम 56 के तहत देश की किसी गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा के लिए सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन की सारी नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है, यानी स्थगित कर दी जाती है। इसीलिए इसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आमतौर पर शाम 4 बजे शुरू होती है। स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। अगर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो इसे सरकार की निंदा मानी जाती है। हालांकि सरकार को इससे कोई खतरा नहीं होता। संसद का कोई भी सदस्य जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से लोक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वो इस मामले पर अपना पक्ष रखे, तो ऐसे प्रस्ताव को संसदीय भाषा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। लोकसभा के नियम 197 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की चर्चा है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर न तो चर्चा होती है और न ही इसमें मतदान का प्रावधान है। इस प्रस्ताव से भी सरकार को कोई खतरा नहीं होता। इसी तरह कोई भी गैर सरकारी सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर सदन का ध्यान दिलाने के लिए अल्पकालिक चर्चा का प्रस्ताव सदन में ला सकता है। संसद के नियम 193 के तहत अल्पकालीन चर्चा का प्रस्ताव है। लोकसभा अध्यक्ष अल्पकालिक चर्चा के लिए सप्ताह में 2 बैठकें निर्धारित कर सकते हैं। सामान्यतः ऐसी चर्चाएं मंगलवार और गुरुवार के दिन ली जाती हैं। वहीं राज्यसभा में सभापति सदन के नेता से परामर्श कर चर्चा की तारीख निर्धारित करते हैं। इसके तहत चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं होता। जब सदन के किसी सदस्य को यह विश्वास हो जाता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने गलत तथ्य पेश कर सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में सदन के नियम 222 के तहत विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। इसी तरह स्थानापन्न प्रस्ताव किसी मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के तौर पर सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कटौती प्रस्ताव की चर्चा नियम 209 में है। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार या उसके किसी विभाग के द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती या कम करने का प्रस्ताव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं। ये देखो, कट मोशन तो देखिए, जो कट मोशन का जो मुद्दा आता है वो बजट कोई सरकार जब पेश करती है तो कट मोशन जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सहमत नहीं होते कि ये सरकार के जो बजट प्रोविजंस हैं, तो जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो कट मोशन लेके आती हैं कि भाई हमारे इलाके में ये काम नहीं हुआ, इसका बजट बढ़ना चाहिए, तो कट मोशन लाते हैं। लेकिन जो स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जिसका संख्या बल बहुत होता है उसके पास, तो वो सरकार के सामने वो कट मोशन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब बहुमत से कोई सरकार होती है तो निश्चित रूप से वो कट मोशन जो है आमतौर पर रिजेक्ट हो जाते हैं। जब संसद के सदस्यों को किसी भी मंत्री के कार्यों को अस्वीकार या उनकी निंदा करनी होती है, तब सदन में निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी आम चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण देते हैं। सरकार की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है और विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव
की जो परंपरा है वो मोटे तौर पर भारत में ब्रिटिश शासकों की ही विरासत है। आइए जान लेते हैं ब्रिटेन और दुनिया के बाकी देशों में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या नियम या परंपराएं हैं। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिनिस्टर शैली में परंपराएं काफी अहम स्थान रखती हैं। भारत के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल का अनुसरण होता है। इस तरह की प्रणाली में सरकार तय अवधि से पहले तभी जाती है जब या वो खुद इस्तीफा देने का फैसला कर ले या इस्तीफा देने को मजबूर हो जाए। विश्वास मत में विफल रहने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस मॉडल में निर्वाचित निचला सदन ही अहम है। ऊपरी सदन में बहुमत या अल्पमत के ज्यादा मायने नहीं हैं। देखिए, आप यदि बीबीसी के ऊपर वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स का यदि रोल देखें या वहाँ चर्चा, मैं कल परसों ही देख रहा था जब ये रशियन स्पाई को लेकर वहाँ चर्चा हो रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, एक शांत माहौल था और जो भी बात कह रहे थे वो स्पष्ट रूप से दो चार शब्दों में सीमित रूप से कह रहे थे और एकदम डायरेक्ट कह रहे थे कि देश हित में अर्थात यूके या इंग्लैंड का हक में क्या है। जहाँ तक रशियन स्पाई का सवाल है, कहीं कोई न हंगामा था न कोई अपना ये पार्टी का मुख्य दृष्टिकोण के आधार पर डिस्कशन था। सारा डिस्कशन यूके या इंग्लैंड के दृष्टिकोण से था। ब्रिटेन में ही दुनिया का पहला अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया था। 1742 में सर रॉबर्ट वालपोल की सरकार हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास मत हार गई। इसके बाद 10 मार्च 1782 को फेडरिक नॉर्थ की सरकार के खिलाफ अविश्वास मत पारित हुआ। फेडरिक नॉर्थ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को तोड़ने की परंपरा स्थापित हो चुकी थी। 2011 में बने फिक्स टर्म पार्लियामेंट्स एक्ट के तहत समय से पहले चुनाव कराने के 2 तरीकों में से एक अविश्वास प्रस्ताव भी है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 14 दिन के भीतर सरकार दोबारा विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो सदन भंग कर दिया जाता है। जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है यही प्रोसीजर है। जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या कोई और सिस्टम, यूरोप में और सिस्टम्स हैं, वहाँ पे वो अलग बात है। मगर पार्लियामेंट्री वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो संविधान में लाया गया है उसका यही सिस्टम है। कनाडा में आम सहमति वाली प्रणाली है। यहाँ प्रधानमंत्री को गैर दलीय विधायिका के सदस्य अपने बीच से नेता चुनते हैं। यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को हटाया जा सकता है। जर्मनी, स्पेन व इजराइल में अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही सांसदों को अपने उम्मीदवार का प्रस्ताव भी रखना होता है। इस तरह अविश्वास का प्रस्ताव भी उसी समय पेश किया जाता है जब नए उम्मीदवार के लिए विश्वास मत पेश होता है। वहाँ इस बदलाव को अविश्वास के लिए रचनात्मक मतदान कहा जाता है। ब्रिटिश प्रणाली के विपरीत विश्वास मत के गिरने से जर्मन चांसलर को इस्तीफा नहीं देना होता, बशर्ते ये प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से ना हो। इटली में अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है। इसके लिए किसी भी सदन के 10% सदस्य इसका प्रस्ताव दे सकते हैं। जापान में 1947 में पारित संविधान के अनुच्छेद 69 के मुताबिक प्रतिनिधि सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अमेरिका में जहां शासन की राष्ट्रपति प्रणाली है, वहां पर शायद ही कभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो पाते हैं। हालांकि वहां न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को महाभियोग के जरिए हटाने के मामले आम हैं। तो ये था आज का विशेष। हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।